नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कविता जिसका नाम है हस्तक्षेप और इस कविता के कवि हैं श्रीकांत वर्मा। ये कविता आपको आज के राजनीति व्यवस्था के खामियों को दर्शाएगी और सोचने पर विवश कर देगी। यह कविता आपको सीबीएसई की कक्षा 11वीं के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं इस कविता का आद्योपांत अध्ययन। यहाँ देखिए, हस्तक्षेप कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त रूप में कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। वे श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबद्ध रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें केरल कुमारन आसान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। उनकी प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं झाड़ी संवाद, ये कहानी संग्रह है। दूसरी बार, ये उपन्यास है। जिरह, ये आलोचना है। अपोलो का रथ, ये यात्रा वृतांत है। फैसले का दिन, ये अनुवाद है अर्थात ट्रांसलेशन है। ये 20वीं शताब्दी के अंधेरे में साक्षात्कार और वार्तालाप है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी श्रीकांत वर्मा जी के बारे में प्राप्त कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। सत्ता अर्थात रूलिंग पार्टी जो हम पर रूल करती है, उसकी क्रूरता को, कैलसनेस को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है इस कविता में जिस राज्य का जिक्र है वो है मगध, और मगध का ही वर्णन कवि श्रीकांत वर्मा ने हस्तक्षेप कविता में क्यों किया है। तो देखिए, इसका उत्तर है महाभारत और पुराणों में लिखा है कि मगध में प्रथम राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, और लिखित व प्रामाणिक इतिहास के आधार पर बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या राजा माना जाता है। इन्होंने 544 ईसा पूर्व राजगृह, जो राजगीर के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाई थी। ये मगध के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं, परंतु धनानंद शासन काल में मगध अपनी उत्कृष्ट शासन व्यवस्था से गिरकर निकृष्ट शासन व्यवस्था का उदाहरण बन गया था। धनानंद आम जनता में भी अलोकप्रिय ही था। इतिहासकार डेरियस के अनुसार पोरस, जो हिंदी में पुरु के नाम से जाने जाते हैं, पंजाब के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अलेक्जेंडर सिकंदर को बताया कि समकालीन मगध नरेश धनानंद अधम चरित्र का व्यक्ति है और उसकी प्रजा उसका सम्मान नहीं करती थी, क्योंकि उसने प्रजा की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज के दौर में भी कवि ने मगध को वर्तमान शासन का प्रतीक बनाकर शासन की बुराइयों व खामियों पर तीखा प्रहार किया है। कहने का अर्थ यह है कि एक समय मगध अपने सुशासन और प्रजावत्सल के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन जैसे ही धनानंद नाम के राजा ने मगध का शासन कार्य संभाला कि प्रजा त्राहिमाम करने लगी, और जो भी प्रजा की तरफ से आवाज़ उठाता था या प्रजा की भलाई के लिए कुछ
करने की सोचता था, उनकी बातों को दबा दिया जाता था। और आज के युग में ठीक ऐसा ही हम लोगों को भारतीय सत्ता में देखने को मिलती है कि इतनी खामियों के बावजूद सत्ताधारी अपने में सुधार की कोई गुंजाइश रख ही नहीं रहे हैं। और आम जनता का कोई प्रतिनिधि जब आवाज़ उठाता है आम जनता के भले के लिए, तो उसकी आवाज़ को बड़ी ही क्रूरता के साथ दबा दिया जाता है। अब हम लोग इस कविता का सार पढ़ लेते हैं। देखिए, इस कविता का सार या जिस्ट यह है कि कवि ने मगध की सत्ता की निरंकुशता एवं क्रूरता का वर्णन करते हुए दर्शाया है कि वहाँ ऐसा आतंकपूर्ण वातावरण हो गया है कि लोग भयवश किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अर्थात उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कवि सत्ताधारी वर्ग पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मगध के लोग यह सोचते हैं कि मगध में शांति रहनी ही चाहिए। शांति भंग होने के डर से कोई छींक तक नहीं मार रहा है। मगध के अस्तित्व के लिए शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। निरंकुश शासन व्यवस्था में लोगों पर कितना ही अत्याचार क्यों ना हो जाए, कोई चीख पुकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना शासन के विरुद्ध समझा जाएगा। शासन व्यवस्था में व्यवधान आ जाएगा। मगध सिर्फ नाम का मगध है, रहने के लिए मगध नहीं है। मगध के शासन तंत्र की अनुचित बातों व नीतियों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ सत्ता का विरोध करने की परंपरा आरंभ हो जाएगी। कवि जीवित मुर्दों से कहते हैं कि तुम विरोध से कितना ही बचो, परंतु तुम एक ना एक दिन तो मर ही जाओगे। केवल मुर्दों की तरह जीवित रहने से कुछ नहीं होगा। अगर विरोध ना करने से तुम अमर हो जाते तो बात कुछ और होती, पर मौत तो निश्चित है। अपने अधिकारों के लिए विरोध करना और विजय या वीर गति पाना जीवन का यही ध्येय हो, और ऐसा ही करके आप मर कर भी अमर बन सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो जीवित मुर्दों के शहर से जब कोई मुर्दा गुजरेगा तो वह जीवित होकर प्रश्न करेगा, मैं मुर्दा होकर तुम्हारी चुप्पी का कारण पूछ रहा हूँ और तुम जीवित होकर मुर्दों की तरह चुप हो। अर्थात मुर्दे भी सवाल करने लगेंगे। अगर आप जिंदा लोग अगर मुर्दे बन जा रहे हैं तो इसीलिए श्रीकांत वर्मा अपने इस कविता हस्तक्षेप के माध्यम से आम जनता में नवचेतना का मंत्र फूंकते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने अधिकारों के लिए समवेत पुकार करनी ही होगी, आवाज़ उठानी ही होगी, आंदोलन करना ही होगा, तभी तुम्हारी जीवन की दशा और दिशा सुधरेगी। अब हम लोग आ जाते हैं पंक्तियाँ 1 पर। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करें। हम लोग आते हैं संदर्भ पर। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के प्रमुख कवि श्रीकांत वर्मा के मगध काव्य संग्रह के हस्तक्षेप शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग: श्रीकांत वर्मा जी ने मगध के बहाने सत्ता के निरंकुश तंत्र पर तीखा प्रहार किया है। सत्ता कभी नहीं चाहती कि कोई उसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। कवि उसी कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि, अब आते हैं हम लोग व्याख्या पर। कवि सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग करते हुए कहते हैं कि मगध, जो वर्तमान शासन का प्रतीक है, में शांति व्यवस्था बनी रहनी ही चाहिए। यह शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसी डर से कोई छींकता तक नहीं। अर्थात देखिए, एक व्यक्ति जिसकी बेसिक नीड है वो उसे नहीं मिल रही है, वो छींक भी नहीं रहा। अगर उसे छींक आ रही है, जो नेचुरल फेनिमोना है, वो उस कार्य का भी संपादन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके
मन में डर गहराई तक समा गया है कि कहीं सत्ताधारी उसके विरोध में कुछ कर ना दे, उसका कुछ अहित ना कर दे, उसके विरुद्ध में कोई केस दर्ज ना कर दे, इसीलिए वो व्यक्ति छींकता तक नहीं है। शांति के नाम पर शासक वर्ग नागरिकों को चुप करा के रखता है। उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जाता है, अर्थात राइट टू स्पीच जो एक आम आदमी का फंडामेंटल राइट है, उस पर भी उन्होंने अंकुश लगा दिया है, बैन लगा दिया है। शासन प्रशासन के मनमाने नियमों व नीतियों से आम जनता दुखी है, पर वे कराह कर रो भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे पीड़ा भरे स्वर में कराह उठे तो उन पर शांति भंग करने का आरोप लगा दिया जाएगा। अर्थात कोई भी नागरिक इस प्रतिबंध के विरोध में आवाज़ नहीं उठाता। आज जनता की क्षमता पर नियंत्रण रखा जाता है। नागरिकों को डराया जाता है कि इससे मगध की शासन व्यवस्था में विघ्न पड़ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। उनका कहना है कि मगध में हर कीमत पर व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। भाव यह है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है, तब वह किसी नागरिक की विरोधी आवाज़ सहन नहीं कर पाती। वह नागरिकों को दबा कर रखती है। लोगों को शांति व्यवस्था के भंग होने का भय दिखाया जाता है ताकि वे चुप्पी साधी रहे। अर्थात जो भी सत्ताधारी होता है वह किसी कीमत पर नहीं चाहता कि उसकी कुर्सी उससे छिन जाए। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए और अपनी पकड़ उस पर बनाए रखने के लिए वो किसी भी तरीके से पब्लिक या आम जनता की आवाज़ को दबा देगा। वो किसी भी प्रतिरोध को या किसी भी विरोधी आवाज़ को कभी उठने नहीं देगा, बल्कि बलपूर्वक उसका दमन कर देगा। अब आते हैं विशेष पर, तो देखिए, भाषा देशज शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस है, गुण जो है माधुर्य है, छंद जो है मुक्त है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अर्थात इसमें मगध के माध्यम से वर्तमान प्रशासन और शासन व्यवस्था के नियमों को या अनीतियों को दर्शाया गया है। सत्ता का सबसे मुलायम रूप निरंकुशता ही होती है। कवि की पंक्तियां भी उसी विचारधारा को बल देती है। अर्थात जब सत्ता के नियम मुलायम हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, तब वो निरंकुश हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पंक्तियां 2। देखिए, मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या। लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं, इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों, कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता, तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। देखिए, यहाँ कठिन शब्दों के सरल अर्थ दिए गए हैं। इसका अध्ययन आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं संदर्भ पर, जो पूर्ववत ही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ नई कविता के प्रमुख कवि श्रीकांत वर्मा के मगध काव्य संग्रह के हस्तक्षेप शीर्षक से अवतरित है। अब आते हैं प्रसंग पर। श्रीकांत वर्मा जी ने मगध के बहाने सत्ता के निरंकुश तंत्र पर तीखा प्रहार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि सत्ता पर जनता का हस्तक्षेप एक बार शुरू हो जाए तो फिर हस्तक्षेपों का सिलसिला रुकता नहीं, इंटरफियरेंस का सिलसिला रुकता नहीं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि पहले मगध पूरे विश्व में अपने अनूठे और प्रजावत्सल शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था। यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था और आज उसी स्वर्णिम परंपरा को कायम रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आम जनता की जायज आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। नागरिकों को सत्ता में हस्तक्षेप करने के नाम पर ज़्यादा देर तक चुप नहीं रखा जा सकता।
क्रोध का ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा उस दिन शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि एक बार नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएं तो वे शासक वर्ग से प्रश्न पूछने शुरू कर देंगे और उनका हस्तक्षेप करना उभय पक्ष अर्थात शासन और जनता के लिए भी उचित है। यह सिलसिला फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। मगध के सत्ताधारी चाहे कितना भी बच बच कर चलें, पर वे जनता के हस्तक्षेप से बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल हस्तक्षेप जरूर होगा। शासन व्यवस्था को सुधर जाना चाहिए, नहीं तो क्रांति आ जाएगी। अभी भले ही लोग डर के कारण हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर जब नगर के बीच से गुजरने वाला मुर्दा हस्तक्षेप कर जाता है, वह मुर्दा मानो यह प्रश्न करता है कि मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करके क्या अमर हो सकता है? कदापि नहीं, अपितु वह हस्तक्षेप करके क्यों नहीं मरता जिससे कि वह अमर हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदा लोगों के चुपचाप वाले शहर से जब कोई मुर्दा गुजरता है तो उसे लगता है कि अरे मैं तो मुर्दा हूँ, मुझ में तो बोलने की शक्ति नहीं, लेकिन बोलने की शक्ति जिनमें है वो क्यों मुर्दा बने हैं? क्या वो ऐसे चुप रहकर अमर बन सकते हैं? नहीं, बल्कि वे तो अपने अधिकारों के लिए लड़कर और लड़ते लड़ते जब विजय या वीर गति पाएंगे तभी तो जाकर वे अमर बनेंगे। भाषा देख लीजिए, देश शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, गुण माधुर्य है, छंद जो है मुक्त छंद है, शब्द शक्ति व्यंजना है और कवि की आशा है कि आने वाले दिनों में सत्ताधारी के विरुद्ध आवाज जरूर उठेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने कविता की दोनों पंक्तियों का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग इस कविता में जो लाक्षणिक संकेत है उस पर विचार करते हैं। जैसे देखिए, कोई छींकता तक नहीं, कोई चीखता तक नहीं, कोई टोकता तक नहीं। इस पर हम लोग एक एक करके विचार करते हैं। पहला है कोई छींकता तक नहीं। से कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्तियों पर इतना अत्याचार हो रहा है, आम जनता पर इतना अत्याचार हो रहा है, वे पीड़ित हैं, दुखी हैं, भुक्तभोगी हैं, बावजूद इसके वो अपनी व्यथा प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, वो छींक तक नहीं पा रहे, कोई चीखता तक नहीं। देखिए, निरंकुश शासक वर्ग लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करते हैं और इस पर जब कोई व्यक्ति रोने लगता है और उसके रोने में वो वेदना, वो चित्कार नजर आती है, आवाज़ उठती है, कराहने की आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी वो कराहता नहीं क्योंकि उसके मन में ये डर बैठ गया है कि मेरे कराहने से मगध की शांति भंग हो जाएगी। अर्थात मेरे कराहने से जब लोग आकर पूछेंगे कि मैं क्यों कराह रहा हूँ और लोगों में कहीं आंदोलन की भावना जाग गई तो मैं आंदोलन के केंद्र में रहूँगा और सत्ताधारी लोग फिर से मुझे मारेंगे, पीटेंगे या मेरा खात्मा ही कर देंगे। इसीलिए वो चीखता तक नहीं, कोई टोकता तक नहीं। देखिए, व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हुए मगध का कोई भी मनुष्य हस्तक्षेप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। अर्थात उसे पता है कि शासन प्रशासन में तरह तरह की खामियां हैं, ऐसी खामियां जिससे उनका जीवन दूभर हो गया है, वो खुशहाल जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ही अधिकारों के लिए शासन व्यवस्था को टोकते तक नहीं हैं, उन्हें ये तक नहीं कहते कि यहाँ पर आपकी गलती है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नाभ्यास पर। देखिए, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता वर्तमान शासन व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है जो खामियों से भरपूर है। व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता को दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि यदि निरंकुश व्यवस्था में हस्तक्षेप न किया गया तो उसकी क्रूरता और निरंकुशता
दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएगी और वो फिर अपने आप को भगवान ही समझने लगेगा, राजा ही समझने लगेगा, डिक्टेटर ही समझने लगेगा। ऐसे में आम जनता का जीना दूभर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यवस्था है तो डेफिनेटली उसमें कोई लूपहोल होगी, कोई खामी होगी, और अगर हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ कमी है, तो व्यवस्था के लोग सजग होकर अपनी कमियों को दूर करेंगे। अगर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, तो इसमें अल्टीमेटली हमारा ही घाटा है। मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? देखिए, मगध के निवासी वहाँ के निरंकुश शासक वर्ग के अत्याचारों से बुरी तरह त्रस्त हैं एवं आतंकित या डर चुके हैं। इस तरह से वे अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख हो रहे हैं। यही कारण है कि मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से कतराते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना कर दे ये शासन व्यवस्था। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि एक समय था जब मगध की शासन व्यवस्था पूरे विश्व भर में प्रचलित थी, क्योंकि मगध की शासन व्यवस्था प्रजा ओरिएंटेड थी, प्रजावत्सल थी। लेकिन वर्तमान में मगध की शासन व्यवस्था इतनी निकृष्ट हो गई है कि वहाँ पर अब आप स्वाधीनता से, आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकते। यही कवि कहना चाहते हैं। मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये प्रश्न है कि मनुष्य क्यों मरता है। याद रखिए, मनुष्य की मृत्यु अवश्यम भावी है। वो एक ना एक दिन डेफिनेटली मरेगा। लेकिन अगर वो अपने अधिकारों के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए लड़ता है और उसमें उसे जब विजय या वीर गति प्राप्त होती है, तो ही उसके जीवन की सार्थकता होती है। अगर व्यक्ति पूरे जीवन अपने आत्मसम्मान की हत्या करते करते मरता है, तो वो मृत्यु सच में मृत्यु नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते मर जाना ही सच्चे विजय की निशानी है और सच्ची वीरगति की निशानी है। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, कवि कहता है कि मगध के लोग यह सोचते हैं कि मगध में अगर हमें रहना है तो किसी भी प्रकार का विरोधी स्वर हम नहीं उठा सकते, क्योंकि ऐसा आतंक मगध के सत्ताधारी ने आम लोगों के मन में बिठा दिया है कि वो इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि वहाँ की जनता ये मान बैठी है कि अब हमारे आवाज़ उठाने से भी कुछ नहीं होगा। हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। स्पष्ट कीजिए। देखिए, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। इसमें कवि ने समाज की तत्कालीन व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। कवि ने वहाँ की निरंकुश सत्ता के बारे में लिखा है कि शासन के अत्याचार से लोग बुरी तरह त्रस्त हैं, आतंकित हैं, डरे हुए हैं। वहाँ का क्रूर शासक वर्ग निर्बाध रूप से जनता के शोषण एवं दमन में लगा हुआ है। इस प्रकार मगध की प्राचीन गौरवशाली गणतंत्र की व्यवस्था तो छिन्न छिन्न हो चुकी है। सत्ताधारियों की बर्बरतापूर्ण कृत्यों का विरोध करने का साहस किसी में नहीं है। भयवश लोग अपनी सामाजिक दायित्व एवं कर्तव्यों से विमुख हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न अभ्यास पूरा किया। अब हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जो कुछ इस प्रकार है। कविता में मगध किसका प्रतीक है? राजसत्ता का। जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता तब हस्तक्षेप कौन करता है? मुर्दा। कवि के अनुसार राजसत्ताएं क्या नहीं चाहती? अपने कार्यों की आलोचना। टोकने से कवि का क्या आशय है? टोकने से कवि का आशय है आलोचना करना। मगध के लोग क्यों नहीं चीखते? क्योंकि वे डरे हुए हैं।
मगध में व्यवस्था क्यों बनी रहनी चाहिए? क्योंकि यह राजसत्ता चाहती है। कोई छींकता नहीं से कवि का क्या आशय है? असंतोष प्रकट करना। कवि के अनुसार मगध में शांति कैसे रहेगी? लोगों के चुप रहने से। और अंत में हम लोग आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न, जो आपको स्वयं करने हैं और यहाँ पर केवल 4 ही प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर करें। इस तरीके से हम लोगों ने हस्तक्षेप कविता पर एक विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।